मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम आचार्य चाणक्य के विचार से कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा का धन चुराने वाले से भी अधिक पापी वो व्यक्ति है जो मंदिर के दान पात्र या धर्म के कार्यों के लिए रखे गए धन पर बुरी नजर डालता है। ऐसा धन व्यक्ति के पूरे वंश के विनाश का कारण बनता है। सनातन संस्कृति में धर्म सिर्फ आस्था का नहीं, आचरण का विषय है। धार्मिक संस्था को दिया गया दान जन कल्याण के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं। इसलिए ऐसे धन में हेरफेर करना सबसे बड़ा पाप है। मित्रों, करोड़ों सनातन धर्मियों के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में दान के धन में चोरी की जांच हो रही है। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में हुई अमर्यादित आचरण पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ऑपरेशन 30 मिनट में आप राम मंदिर के 40 दान पात्र और 2000 घंटे के सीसीटीवी वीडियो का संपूर्ण सच जानेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज की पूरी पड़ताल एसआईटी की टीम ने कर ली है। आज आपको पता चलेगा कैसे दानचोर सिर्फ 30 मिनट में रामलला का चढ़ावा चोरी कर लेते थे, कैसे सीसीटीवी को चकमा दिया जाता था, कैसे दान चोरी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। आज आपको जानना चाहिए रामलला के पैसे को लूटने के लिए किस तरह फर्जी ट्रस्ट बनाया गया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कैसे इस चोरी को बहाना बनाकर सनातनियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े एक्शन की। एसआईटी ने दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा को आज हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। लवकुश मिश्रा कौन है, यह भी आपको बताते हैं। लवकुश राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाली टीम का कर्मचारी था। लवकुश को करीब 20,000 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन इसके घर से 12 लाख रुपए नकद बरामद हुए। लवकुश मिश्रा जो है ये क्या करते थे, कितना पढ़ाई किए हैं और कब ट्रस्ट से जुड़े? ये साहब वही ज़्यादा 5 महीना भाई ये काम करने लगे मंदिर में। और उसके पहले जो ये गाड़ी का कार का जो है नहीं वो सब वही मैकेनिक का काम बनाते थे। जो कोई बातचीत हुई है क्या? कोई बातचीत नहीं है। जब ये सब कांड हुआ तो उस समय हम तीर्थ यात्रा में थे साहब। नहीं, कांड की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये 5 महीना पहले जब वो गए वहां पर काम करने के लिए तो कौन ले गया था उनको? कौन उनके दोस्त यार कौन थे जो बताते थे कि हाँ हम इनके अंडर में काम करते हैं? क्या काम करते हैं वो साहब? यहाँ जब गए हैं तो उनके कोई रिश्तेदार हैं, वही हम उनको जानते भी नहीं साहब कि वो कौन है। कोई आया था लड़का ये यहाँ, लेकिन हम साहब उसको जानकारी हुई नहीं हमसे कौन रिश्तेदार। सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी थी दान में मिले पैसे को गिनकर उसे सुरक्षित रखना, जिनकी जिम्मेदारी थी राम भक्तों से मिले धन को सुरक्षित बैंक तक पहुंचाना, वो ही बेईमान निकले। सोचिए, इनके अंदर धन संग्रह वाले पाप की भावना कितनी प्रबल होगी कि अपने जीवन चरित्र से हर सनातनी को राह दिखाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में इन्होंने हेरफेर कर दी। देवस्थान में खड़ा व्यक्ति मन में बुरे भाव आने पर भी डरता है, लेकिन लालची लवकुश मिश्रा जैसों ने तो देवता के दान पात्र से ही धन चुरा लिया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरीसम जदपि परम सनेही। अर्थात जिन्हें श्री राम सीता प्रिय नहीं है उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए, भले ही वो कितने भी प्रिय क्यों नहीं हो। राम मंदिर से धन की चोरी करने वाले रामद्रोहियों को उनके पाप की सजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी ने अब तक जो जांच की है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने अब तक 113 लोगों से पूछताछ की है। अब तक की जांच में 25 से 30 लोगों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया है, यानी उन संदिग्धों की शुरुआती पहचान हो गई है जिन्होंने दान के पैसों की चोरी की। जांच के लिए एसआईटी ने प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2024 के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों की कॉपी अपने कब्जे में ले ली है। यानी एसआईटी ये जांच कर रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में अब तक कितने लोगों ने काम किया और कौन कहां काम कर रहा था और किसकी क्या जिम्मेदारी थी। मंदिर के 40 दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर के फुटेज एसआईटी खंगाल चुकी है। एसआईटी ने अब तक 2000 घंटे से ज्यादा की फुटेज अपने कब्जे में ली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े 12 लोगों के बैंक अकाउंट एसआईटी की जांच के दायरे में है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 कर्मचारियों और कंसल्टेंसी कंपनी से जुड़े 6 कर्मचारियों के बैंक अकाउंट भी एसआईटी की रडार पर है। समझिए, संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ तथ्य जुटाए गए हैं। जिन लोगों के बैंक खाते में संदिग्ध पैसों का लेन देन दिखेगा, उनसे फिर से पूछताछ होगी, यानी संदिग्धों के लिए बचना मुश्किल होगा। मित्रों, आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि राम मंदिर जैसे अति सुरक्षित स्थान से दान में मिले पैसों की चोरी हुई कैसे। एसआईटी ने इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया है। कैसे ये शातिर पापी देवधन को अपनी जेब में डाल रहे थे, ये आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दान के पैसों की चोरी कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने के ठीक आधे घंटे पहले होती थी, यानी चोरी का समय तय था, समय सीमा भी तय था कि 30 मिनट में दान की चोरी करनी है। और वो 30 मिनट का समय कब था? जब कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने वाली होती थी, उससे ठीक 30 मिनट पहले का समय तय कर दिया गया था। अब चोरी होती कैसे थी, सीसीटीवी को कैसे चकमा दिया जाता था, यह समझिए। शिफ्ट खत्म होने से पहले संदिग्ध कर्मचारियों में से एक सीसीटीवी कैमरे के सामने पीट करके खड़ा हो जाता था। इसी दौरान दूसरे संदिग्ध दान के पैसों की चोरी करते थे। कैश गिनने के लिए हर शिफ्ट में इंचार्ज तय होते थे, इनके साथ सुपरवाइजर होते थे। एक सुपरवाइजर कैश गिनने वाले 4 से 5 कर्मचारियों पर नजर रखता था, यानी बिना शिफ्ट इंचार्ज और सुपरवाइजर की मिलीभगत के दान के धन की चोरी नहीं हो सकती थी। एसआईटी ने जांच में 2 से 3 शिफ्ट इंचार्ज को संदिग्ध पाया है। दान चोरी में इनकी भूमिका की विस्तार से जांच हो रही है। साथ ही कैश काउंटिंग में शामिल स्टेट बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों की जानकारियां भी जुटाई जा रही है, उनकी भी जांच हो रही है। देवता को अर्पित धन को अपने निजी लाभ के लिए लेना सबसे बड़ा पाप है। मित्रों, बेशक कानून इसे आर्थिक धांधली कहे, लेकिन सनातन धर्मी इसे पाप की श्रेणी में ही रखेंगे। एसआईटी को अपनी जांच में कागज के कुछ पुर्जे भी मिले हैं। इन पुर्जों पर नोटों की संख्या लिखी हुई है, इसकी भी जांच हो रही है। जांच में यह जानकारी सामने आई कि दान के नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की निगरानी में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी कराते थे। एसआईटी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के लिए कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहि रहु, जो चाहसी उजियार। अर्थात जिस प्रकार दरवाजे की चौखट पर दीपक रख देने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप लौकिक और आध्यात्मिक प्रकाश चाहते हैं तो निरंतर राम नाम का जाप करें। सोचिए, जिन लोगों ने राम मंदिर के दान की चोरी की, वो निरंतर राम नाम से के सानिध्य में रहते थे, फिर भी उनके मन में इतना अंधेरा था कि उन्होंने देव धन की चोरी का पाप किया। मित्रों, सवाल यह भी कि अति सुरक्षित राम मंदिर क्षेत्र से धन की चोरी कैसे हुई। इसके लिए एसआईटी ने मंदिर के सुरक्षा रिकॉर्ड्स की जांच की है। इस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मंदिर की सुरक्षा में LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, स्पेशल टास्क फोर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आतंकवाद निरोधक दस्ता, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग समेत अन्य एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं। मित्रों, ये देश की बड़ी एजेंसियां हैं। सोचिए, इन एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में भी राम मंदिर के दान के पैसों में सेंध लगा दी गई। एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है कि सुरक्षा में तैनात लोगों में से किसी की भी भूमिका तो देवधन की चोरी में नहीं है। मंदिर के खजाने की चोरी करने वाले संदिग्धों का कोई कनेक्शन सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों से तो नहीं था। यह साधारण धन चोरी का साधारण अपराध नहीं है। ये करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। ये उन करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मुद्दा है जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने आराध्य के मंदिर से लिए धन और संपत्ति का दान दिया। मित्रों, एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दर्शन और दान व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था। टिन्नू यादव से एसआईटी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। आज एक राम भक्त परिवार की कहानी भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिसने चांदी के बहुमूल्य आभूषण भगवान राम को अर्पित किए। आरोप है कि टिन्नू यादव ने हार को ले लिया, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी। हमारे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी, इनके द्वारा अयोध्या में भगवान के श्रृंगार के लिए खूब सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग, एक भगवान के गले के आभूषण रूप में हार और 64 चरण चिन्हों वाला भगवान का चरण पादुका भेंट किया गया। 30 अक्टूबर को
टिन्नू यादव ने इस दान को स्वीकार करके पुजारी को दिया। पुजारी ने भगवान राम के सामने ये दान समर्पित कर दिया और हम लोगों को प्रसाद दे करके वहाँ से आश्वासन दे दिया गया कि ये जब जांच पड़ताल होगा ये असली है नकली है, इसको जानने के बाद आपको रसीद मिलेगी। 8 महीने का समय बीत गया, न तो भक्त परिवार को कोई रसीद दी गई, न कोई सूचना दी गई। आचार्य विनोद मिश्रा जिस राम भक्त परिवार की चर्चा कर रहे हैं वो अपने गांव से 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा था। राम भक्ति में डूबे इस परिवार के छोटे बच्चे भी भजन कीर्तन करते हुए नंगे पैर चलकर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचने पर इनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सोचिए, ऐसे आस्तिकों के साथ दान चोरी वाला छल कितना बड़ा पाप है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस धन को समाज या ईश्वर के नाम पर एकत्र किया गया हो उसका दुरुपयोग सबसे बड़ी बेईमानी है। जिन प्रभु श्री राम ने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज्य, सत्ता, ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, उनके ही मंदिर में कुछ धन लोलूप लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ छल किया। एसआईटी इस असाधारण अपराध के हर पहलू की जांच कर रही है। देवधन की चोरी को लेकर एसआईटी की जांच में एक और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक देवधन चुराने वाले संदिग्धों ने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया था। सोचिए, ये पापी कितने धूर्त थे। श्रद्धालुओं का भरोसा तोड़ने वाले इन संदिग्धों ने फर्जी ट्रस्ट ही बना दिया। इस ट्रस्ट का नाम सीताराम रसोई रखा गया था। इसका लोगो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिलता था और जो लोग ट्रस्ट में चंदा देने की इच्छा दिखाते थे उन्हें इस ट्रस्ट का लिंक भेज दिया जाता था। दान का पैसा हड़पने वाले इन धूर्तों ने नकली ट्रस्ट की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी बनाया। इस ट्रस्ट के नाम पर श्रद्धालुओं से भोजन सेवा, भंडारा और धार्मिक कार्यों के नाम पर दान लिया गया। एसआईटी अब जांच कर रही है कि इस ट्रस्ट के खाते में कितना पैसा आया और यहां से कितना पैसा दूसरे खाते में गया है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अर्थात रामद्रोहियों को कोई भी अपने पास बैठने तक को नहीं कहता। राम के द्रोही को कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। धर्म का रास्ता छोड़कर राम भक्तों की आस्था से छल करने वालों को कोई बचा नहीं पाएगा। कानून इन्हें दंडित करेगा, यह तय है। लेकिन कुछ लोगों के लिए देवता के खजाने की सेंध लगाने वाला यह पाप अब राजनीति का विषय भी बन गया है। वो शुभ समय में भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं। जब भव्य राम मंदिर बना तो इन्होंने खुशी भी नहीं जताई। जब सदियों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी इन्होंने सनातन धर्मियों के धार्मिक उल्लास का सम्मान नहीं किया। लेकिन आज ये अचानक राम भक्त हो गए हैं। इनकी जुबान पर राम धुन सज गई है। जो कभी भगवान राम का नाम नहीं लेते थे, आज वो बार बार अयोध्या, भगवान राम और राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। यानी रामलला से दूरी बनाने वाले कुछ विशेष लोग अब राम राम कर रहे हैं। आर्थिक गड़बड़ी की एक घटना से इन्हें राम भक्ति में खोट दिखने लगा है। ये राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। इन्हें देव धन में चोरी की चिंताएं सता रही है। मित्रों, ये राम भक्तों की आस्था और धन चोरी की चिंता नहीं कर रहे हैं। इनकी मंशा कुछ और है, इनकी नीयत कुछ और है। ये लोग आस्तिकों पर सवाल उठा रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। ऐसे नकली राम भक्तों को भगवान राम की नगरी से साधु संतों ने जवाब दिया है। आज इन्हें साधु संतों की वाणी जरूर सुननी चाहिए। जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जो अपनी भगवान राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, कृपया करके इसको अनर्गल प्रलाप ना करें, ये बंद करें। क्योंकि एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है, जांच के लिए। तो फिर इसमें किसी को हस्तक्षेप करने, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जनता के विश्वास का दुरुपयोग करना चोरी से भी बड़ा अपराध है। जो लोग श्रद्धालुओं के विश्वास का दुरुपयोग कर राम मंदिर में छोटी चोरी की घटना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें आज जानना चाहिए कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा। आपके आसपास अगर कोई राम मंदिर में दान चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए तो उसे जरूर बताइएगा। भारत में कुंठा क्लब के सदस्य जो कह रहे हैं उसे पाकिस्तान में बैठे
उनके वैचारिक मित्र आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बाईं तरफ आप पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन की एक कटिंग देख रहे हैं। पाकिस्तान के इस बड़े न्यूज नेटवर्क ने राम मंदिर में दान चोरी को लेकर लंबी रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट में आर्थिक गड़बड़ी का जिक्र तो किया ही गया, खासतौर पर इसे रेखांकित किया गया कि एक कथित मस्जिद वाली जगह पर यह मंदिर बना है। आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं पाकिस्तान के इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। सोचिए, भारत में बैठे कुंठा क्लब के सदस्यों ने, ये देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में खुद मोदी ने बहुत धूमधाम से किया। ये मंदिर उसी जगह पर बना है जहां सदियों से एक मस्जिद थी। यही इनका ये जो लाइन है ना, यही पाकिस्तान के इस डॉन अखबार की एजेंडे वाली लाइन है। पाकिस्तानी मीडिया भारत की छवि को उस पर बट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही है इस घटना को। बात गड़बड़ी से शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मस्जिद तक पहुंचा दिया। समझिए, इसी बहाने फिर भारत को, हिंदुओं को कट्टरपंथी साबित करने की साजिशें रची जा रही हैं। अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए कुंठा क्लब के सदस्य देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, यहां हम आपको यह भी जरूर कहेंगे कि इनके सनातन विरोधी नैरेटिव में नहीं पड़ना चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि कुछ धन लोभियों की छोटी सी चोरी सनातन की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं कर सकती। और मैं छोटी नहीं कह रहा हूं, चोरी तो बड़ी है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा महापाप है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले को जब सियासत की तरफ मोड़ा जाता है, इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि देखिए मंदिर बना था, इतने संघर्ष के बाद मंदिर बना था, उस मंदिर में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान को फिर यह मौका मिल जाता है कि कैसे सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए और बताया जाए कि देखिए मस्जिद की जगह जो मंदिर बना उसमें क्या हुआ। जिन लोगों ने ये अपनी आत्मा को धन बेच करके ये पाप किया है, राम भक्तों की आस्था को वो कमजोर नहीं कर सकते हैं। जैसे श्री राम का व्यक्तित्व विराट है, वैसे ही उनके प्रति भक्तों की भावना भी विराट है। ऐसी छोटी घटनाएं राम भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं कर सकती हैं। हाँ, कुंठा क्लब के जो सदस्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए अचानक ही राम राम करने लगे हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए कि इस राजनीति का फायदा पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश उठा रहे हैं। उनके बयानों को कोट करके पाकिस्तान वैश्विक पटल पर सनातन और भारत की छवि को दाग लगाने की साजिश कर रहा है। मित्रों, सोचिए, डॉन अखबार को पीओके में मुनीर की सेना का जुल्म नहीं दिखा, उसे कब्जे वाले कश्मीर के सामान्य अधिकार मांगने पर गोलियों के शिकार होते आम लोग नहीं दिखे, उसे भारतीय कुंठा क्लब की चिंता दिखाई दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुंठा क्लब ने भारत विरोधियों को एक मुद्दा थमा दिया है। दान में चोरी की घटना पर राजनीति करने वालों को समझना चाहिए, ये मुद्दा आस्था से जुड़ा है। इस पर हंगामा कर वो कुछ बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है, वो भारत और सनातन के दुश्मनों को एक मुद्दा जरूर दे देंगे। राम मंदिर के दान चोर निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, ये तय है। हालांकि इन्हें पकड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब हम आपको उस तकनीक के बारे में बताएंगे जो 1 मिनट से कम समय में अपराधियों को पकड़ लेगी। आपने देखा होगा, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करके पलक झपकते ही ये पता कर लेते हैं कि गाड़ी पर कितने चालान लंबित हैं या उस गाड़ी ने कब कब नियम तोड़े हैं। अब अपराधियों की पहचान भी सड़क चलते ऐसे ही हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान नाम के एक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा तैयार किया गया ये ऐप हमारे देश की पुलिसिंग का सिस्टम हमेशा के लिए बदलने वाला है। पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ में इस एप्लीकेशन के साथ एक पोर्टेबल सिस्टम दिया जाएगा, जिसके जरिए वो सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लेकर ये पता लगा सकेंगी कि कहीं वो कोई वांटेड या शातिर अपराधी तो नहीं है। इस सिस्टम को नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के डेटाबेस से जोड़ा गया है। इस सिस्टम में पूरे देश के अपराधियों का एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत जानकारी है। NAFIS के पास देश भर के अपराधियों, आरोपियों और सजा याफ्ता मुजरिमों के 1.25 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। डीएनए मित्रों, ये मोबाइल एप्लीकेशन देश में पुलिसिंग का एक नया और फास्ट ट्रैक युग लेकर आएगा, क्योंकि पहले संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए उसे थाने में ले जाना पड़ता था, लेकिन इस ऐप के जरिए यह काम अब सड़क पर ही चंद सेकंड में हो जाएगा। यह ऐप काम कैसे करेगा, आपको उसका एक डेमो भी देखना चाहिए। अभिज्ञान ऐप के लॉन्च के बाद पुलिस को जो है इस तरीके का टैब दिया गया है। ये राइट साइड की उंगली ये डाली है, नेक्स्ट, फिर ये पूरा डेटाबेस जो है वो यहाँ पर किया है, यहाँ पर ये डाली है। इनका
अभी किया है, इसमें वक्त के साथ साथ ही आ गया है, यानी ग्रीन है, इनका कोई भी वो नहीं है। यहाँ पर कमलेश पांडे ने अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो यहाँ पे स्कैन किए हैं और अब पूरा डेटाबेस में जो है इन फिंगरप्रिंट्स को जो है वो मैच किया जा रहा है कि कहीं 1,29,00,000 जो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स हैं उससे ये मैच तो नहीं हो रहे। और ये देखिए डन सक्सेसफुली दिखा रहा है और यहाँ पर भी देखिए ग्रीन आया है कि इनके ऊपर भी कोई केस नहीं है। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि अपराधी अपना नाम, अपना हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे दिया करते थे। डीएनए मित्रों, चेहरा बदला जा सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह तरीका समय की मांग थी और अब देश भर की पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे रहेगी। रिपीट ऑफेंडरों को आइडेंटिफाई करने की टीम बननी चाहिए, इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। 2 राज्यों के बीच में अपराधी कार्यक्षेत्र का, न्यायिक कार्यक्षेत्र का फायदा उठाते हैं, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की भी पहचान के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, अभिज्ञान ऐप कुछ ही सेकंड में अपराधियों की कुंडली पुलिस के सामने खोल देगा। पुलिस के लिए ऐसे अपराधियों के साथ अवैध रूप से भारत में घुसने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी चुनौती बने हुए हैं। अब गुजरात पुलिस ने ऐसे घुसपैठियों की पहचान के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कुछ ही मिनटों में संदिग्धों के आधार कार्ड की जांच करके उसे सही या फर्जी होने की जानकारी दे देता है। अब हम घुसपैठियों को पकड़ने वाली इस नई तकनीक का विश्लेषण करेंगे। आज आपको जानना चाहिए ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, गुजरात पुलिस ने इसकी जांच के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया उसका क्या परिणाम निकला और ये सॉफ्टवेयर किस तरह घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। मित्रों, गुजरात पुलिस के इस सॉफ्टवेयर का नाम प्रतिरक्षा ऐप है, जिसमें फोटो अपलोड करते ही ये चेहरे का मिलान आधार रिकॉर्ड से करके बता देता है व्यक्ति भारत का नागरिक है या फिर उसका दस्तावेज नकली है। इसी महीने अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशियों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन के अंदर अलग अलग शहरों से 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें से लगभग 300 संदिग्ध सिर्फ अहमदाबाद से पकड़े गए। इनके पास से आधार और पैन समेत कई सरकारी दस्तावेज मिले। जब इनके आधार कार्ड की जांच गुजरात पुलिस के नए सॉफ्टवेयर से की गई तो मालूम चला अहमदाबाद से पकड़े गए बांग्लादेशियों में से 212 के आधार कार्ड नकली थे। आज आपको भी समझना चाहिए गुजरात पुलिस का यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत हमने बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिकों की ये प्रतिरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से वेरीफाई किए हैं। जो हमें सबसे पहले हमें प्रतिरक्षा सॉफ्टवेयर में कंपनी का लॉगिन करना होता है। फिर जो भी व्यक्ति हमारा सस्पेक्ट है उसमें आईडी डिटेल्स और क्यूआर कोड जनरेट करके उसकी सारी डिटेल्स हमें वेरीफाई होने के लिए फेशियल स्कैन करना पड़ता है। अगर उसका फेशियल स्कैन होकर वेरीफाई हमारे डैशबोर्ड पे जनरेट होता है तो वो व्यक्ति भारत के नागरिक है ऐसा साबित होता है। अगर वो व्यक्ति का फेशियल रिकग्निशन के आधार पर वेरीफाई नहीं होता है तो वो बांग्लादेशी या तो अन्य कोई किसी और देश की नागरिकता है ऐसा हम कह सकते हैं। पिछली बार हमने जो ऑपरेशन किया था उसमें से 394 सस्पेक्ट हम बांग्लादेशी हो ऐसा नागरिक लाए थे, जिसमें से 212 लोग बांग्लादेशी नागरिक हमने ये प्रतिरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें 49 जितने पुरुष थे, 126 जितनी महिलाएं और 37 जितने बालक थे, जो हमने वेरीफाई किए थे कि ये बांग्लादेशी नागरिक है प्रतिरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से। जितने भी घुसपैठिए रहेंगे वो अभी पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी गुजरात पुलिस के पास प्रतिरक्षक सॉफ्टवेयर है जिससे जांच हो सकती है कि ये भारतीय है या फिर कहीं बाहर का। मित्रों, ये एप्लीकेशन सीधे आधार कार्ड की वेबसाइट से लिंक होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति की तस्वीर एप्लीकेशन में स्कैन की जाती है उस व्यक्ति के आधार कार्ड की पूरी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। इससे उसकी असली पहचान का पता लग जाता है। गुजरात में ऐसे घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसे घुसपैठिए आईएसआईएस और लश्कर जैसे आतंकी नेटवर्क या स्लीपर सेल से जुड़े हो सकते हैं, जो ड्रग तस्करी, हथियार और मानव तस्करी जैसे रैकेट का आसानी से हिस्सा बन सकते हैं। अहमदाबाद में ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने वाला पायलट प्रोजेक्ट सफल साबित हुआ है, इसलिए अब राज्य भर में इसका इस्तेमाल करने की तैयारियां की जा रही है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है। जब व्यक्ति की दृष्टि चयनात्मक हो जाती है तो वो व्यक्ति ज्ञानी या बुद्धिजीवी नहीं
बल्कि स्वार्थी और पक्षपाती बन जाता है। आज श्रीमद् भागवत गीता के इस सार को सामने रखने की वजह है छद्म बुद्धिजीवियों की वो करतूत जो सिनेमा के जरिए भी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को समझने के लिए आपको वो पोस्ट देखना चाहिए जो आज सोशल मीडिया पर डिबेट का विषय बन गया है। एक कथित बुद्धिजीवी ने इस पोस्ट में लिखा कि मैं कभी वॉइस ऑफ हिंद रजब फिल्म देखकर लौटी हूं और फिल्म देखने के बाद मेरा दिल भर आया है। पूरे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए सिर्फ 10 लोग आए थे। ये मुंबई जैसे शहर के लिए शर्मनाक है। इस पोस्ट में जिस वॉइस ऑफ हिंद रजब का नाम लिया गया है, शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। इसी वजह से पहले हम आपको इस फिल्म के बारे में जानकारी दे देते हैं। यह फिल्म गाजा की एक ऐसी बच्ची की सच्ची कहानी पर आधारित है जो 2024 में इजरायली फौज की गोलीबारी के बीच फंस गई थी। एक युद्ध में किसी बच्ची का फंस जाना वाकई पीड़ादायक है, लेकिन ना तो उस बच्ची का संबंध भारत से था और ना ही उस गोलीबारी का। फिर आखिर क्यों मुंबई वालों के लिए शर्मनाक जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया? इसी वजह से यह पोस्ट गाजा से जुड़े एक और कथित एजेंडा को हवा देने की कोशिश नजर आती है। यह हवा कैसे और क्यों दी गई, अब जरा यह भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के सामने आते ही एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने वाला तबका सक्रिय हो गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको इस पोस्ट पर आए कमेंट्स देखने चाहिए। पोस्ट में फिल्म न देखने पर मुंबई वालों के लिए शर्मनाक शब्द लिखा गया, तो कमेंट में लिखा गया मुस्लिमों के प्रति इन लोगों की नफरत की कोई सीमा नहीं है। एक और कमेंट में लिखा गया कि फिल्म न देखने वाले भारतीयों की हिपोक्रेसी यानी पाखंड का प्रमाण है। पोस्ट करने वालों ने मुंबई वालों को शर्मनाक करार दिया। पोस्ट पर कमेंट करने वालों ने भारतवासियों को ही पाखंडी कह दिया। और यह सब क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों ने गाजा से जुड़ी बस एक फिल्म नहीं देखी। जिस फिल्म के लिए एजेंडे का ढोल पीटा जा रहा है, अब जरा उसकी हकीकत भी देख लीजिए ताकि आप समझ सकें कि छद्म बुद्धिजीवी जिस फिल्म का परचम लहरा रहे उसे लेकर दर्शकों की राय क्या है। मैं ये मूवी देखने के लिए गया था, बट बीच में से ही उठ के आना पड़ा। मतलब रियली मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, बट नहीं, टोटल बोरिंग, वेस्टेज ऑफ मनी। मूवी देख के आया हूँ तो इसमें कोई मजा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, कोई मजा नहीं है उसमें। मूवी में बार बार बोल रहे थे कि 8 मिनट में वो बच सकती है बेटी, बच्ची जो भी है, पर वो 8 मिनट के लिए पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा सुबह से रात हो गया, उस तक मदद नहीं पहुंचा। तो मुझे लगता है वो पूरा हिस्सों को लेकर मूवी बन गई। सुना आपने, एक तो फिल्म को देखने ही बहुत कम लोग पहुंचे, जो पहुंचे भी उनमें से कई को फिल्म पसंद नहीं आई। यानी भारतीय दर्शक गाजा से जुड़ी इस कहानी से खुद को जोड़ नहीं पाए। लेकिन गाजा प्रेमी कथित कुंठा क्लब का कोई इलाज नहीं है। आज तक इस लॉबी ने अपने मुद्दों से जनता के बीच सेलेक्टिव एजेंडा चलाने की कोशिश की। भारत की जनता को यह कोशिश कबूल नहीं हुई, तो अब इस बात पर तुले हैं कि जनता उनका एजेंडा वाली फिल्म को देखे। आपको कुछ और तथ्य भी दिखाते हैं ताकि आप फिल्म पर इस एजेंडे को बेहतर तरीके से समझ सकें। एक अनुमान के अनुसार गाजा युद्ध के दौरान गाजा के समर्थन में भारत के अंदर 150 से 400 प्रदर्शन हुए। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनों में 2 से 5 लोग शामिल हुए, 2 से 5 लाख लोग शामिल हुए। जिस गाजा पर यह फिल्म बनी उसके पहले ही 2 दिनों में कुछ हजार टिकट तक नहीं बिक पाए। तो बेहतर होगा कि एजेंडा फैलाने वाले इस फिल्म को परखें, उसके बाद मुंबई वालों या भारतवासियों पर कोई टिप्पणी करें। इन छद्म बुद्धिजीवियों के एजेंडा को हम धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिनिधियों तक भी ले गए ताकि पता चल सके कि फिल्म को लेकर चलाए जा रहे इस एजेंडे को लेकर के ये लोग क्या कह रहे हैं। इजराइल ने कायराना काम किया है, मानवता को शर्मसार किया है। उसके ऊपर सुना है कि कोई पिक्चर भारत में बनी है। इजराइल की बर्बरता को दिखाएं। गाजा की घटना पर उनकी संवेदना जागी है और जहां इजराइल के लोगों को बंधक बना करके वहां की बहन बेटियों को, बच्चों को महीनों तक बंधक रखा गया, उनको कितनी यातनाएं दी गई। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में कितने गैर मुसलमानों को बीभत्स यातनाओं का, आतंकवाद का, जिहादी उन्माद का दंश झेलना पड़ा। उस पर 2 शब्द नहीं निकले। इस वक्त सुरक्षा तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो एनटीए को है, जो पेपर लीक विवाद के बाद कल नीट का री एग्जाम करा रही है। 22 लाख से ज्यादा छात्र 551 शहरों के 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों में कल नीट का री एग्जाम देने वाले हैं। आज आपको देखना चाहिए इस परीक्षा के लिए कैसे युद्ध स्तर की तैयारी की गई। इस तैयारी को जांचने के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल सुरक्षा के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम कराने के लिए हुई।
आज आपको समझना चाहिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जिस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का री एग्जाम कल होने जा रहा है वो किस किस के लिए अग्नि परीक्षा है। मित्रों, छात्रों के लिए ये अग्नि परीक्षा है क्योंकि पेपर लीक के बाद दोबारा तैयारी, मानसिक दबाव और नया पेपर उनकी किस्मत तय करेगा। नीट परीक्षा आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि पेपर लीक से उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कल की परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो इस संस्था के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसके अलावा पूरे मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम के लिए यह अग्नि परीक्षा है क्योंकि इस बार नीट का विश्वास भी दांव पर लगा है, इसलिए यह मेक और ब्रेक टेस्ट बन गया है। यानी ये परीक्षा तय करेगी कि नीट और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बनेगा या फिर टूटेगा। यही वजह है इस परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसी तैयारी की गई है जैसे आज से पहले कभी नहीं देखी गई। आज आपको जानना चाहिए इस बार डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा में क्या क्या पहली बार हो रहा है। मित्रों, ऐसा पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम किया है। पहले ये काम डाक विभाग करता था। नीट यूजी परीक्षा के 18 बड़े जोनों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरी। इस बार प्रश्न पत्र हाईटेक लॉक बॉक्स में रखे गए हैं। हर बॉक्स जीपीएस से जुड़ा है और छेड़छाड़ होते ही कंट्रोल रूम को इसका अलर्ट मिल जाएगा। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी एआई तकनीक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। हर छात्र की पहचान चेहरे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से रियल टाइम में होगी ताकि कोई फर्जी उम्मीदवार परीक्षा न दे सके। आवेदन के दौरान पहली बार लाइव फोटो और आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। फोटो का मिलान आधार रिकॉर्ड से किया गया है। इस बार परीक्षा का समय भी बढ़ाया गया है। इस बार परीक्षा 180 मिनट नहीं बल्कि 195 मिनट की होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। परीक्षा में रफ वर्क के लिए 2 के बजाय 4 शीट मिलेंगी। पर्चा लीक रोकने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि पेपर लीक की किसी भी कोशिश को तुरंत रोका जा सके। मित्रों, किसी भी एग्जाम के इतिहास में पहली बार 5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड, जिला प्रशासन अधिकारी और परीक्षा स्टाफ शामिल है। संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं यानी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल नीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए काम करेंगे। ऐसी तैयारी इसलिए की गई क्योंकि पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर की चुनौती माना है। इस बार परीक्षा सिर्फ एक मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय नहीं करवा रहा बल्कि पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, राज्य सरकारें सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है इस परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार कितनी संजीदा है। मित्रों, आपको कल होने वाली इस परीक्षा के लिए आज की गई मॉक ड्रिल का एक वीडियो विश्लेषण भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नीट यूजी एग्जाम के प्रश्न पत्रों को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने का काम भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने किया। जिन परीक्षा केंद्रों तक ये प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ संभालेगी। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एनटीए ने देश भर में मॉक ड्रिल भी की है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक एक एक परीक्षा केंद्र में एग्जाम का रिहर्सल किया गया। आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर अंदर में आई हुई है और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पर पूरा जांच किया जा रहा है। उसमें खास तौर पे बात किया जाए जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ में उसके अलावा जितने जो फंक्शंस हैं या बायोमेट्रिक हो या फिर देखा जाए तो सुरक्षा की बात किया जाए उन सभी की भी यहाँ पर जाँच किया जा रहा है। यहाँ एक खिड़की टूटी हुई तो उसको भी बाकायदे बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि उसको बंद कर दिया जाए और पूरी तरीके से यहाँ पर एक फुल प्रूफ नीट का एग्जामिनेशन कराने के लिए ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और एक तरीके से सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जा रहा है। नोएडा के इस परीक्षा केंद्र के हर कमरे में सीसीटीवी लगा है। पुलिस ने हर कमरे में जाकर सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को चेक किया क्योंकि इसके जरिए ही परीक्षा केंद्र में छात्रों को एंट्री मिली। दिल्ली के कॉलेज में भी एनटीए की टीम मॉक ड्रिल के लिए पहुंची। सर क्या क्या रहा है? बायोमेट्रिक भी होगी। तमाम तरह की जो सीसीटीवी यहाँ पर है, जो मूवमेंट होगा वो यहाँ पर लगाया गया है और उसके बाद
बाहर की जो सिक्योरिटी होगी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हाथ में होगी और यहाँ से अपनी रिपोर्ट एनटीओ को सौंपी जाएगी कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वहाँ की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। हमें सीआईएसएफ के 2 गनमैन दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कार प्रोवाइड करी गई है, वो गाड़ी आएगी, यहाँ से पेपर हमें सेंटर तक आएगा, यहाँ से वापस लेने के लिए जाएंगे और वहाँ पर पूरा जो कोड दिया है हमें, उस कोड के हिसाब से ही पूरा वहाँ से हमें पेपर सौंपे जाएंगे और सीआईएसएफ की जो गाड़ी आएगी उसके साथ में ही जो कमांडो हैं वो ठेठ यहाँ सेंटर तक पेपर पहुँचाएंगे। जयपुर हो, पटना हो, देहरादून हो, लखनऊ हो या फिर भोपाल, परीक्षा में गड़बड़ी ना हो इसलिए हर शहर में मॉक ड्रिल हुई। इस बार नीट यूजी एग्जाम में एनटीए एक सेकंड का हिसाब रखने की तैयारी कर रहा है। पहली बार जो नीट का एग्जाम है वो एनटीए अपनी घड़ी के हिसाब से कराएगा। स्टूडेंट का जो परीक्षार्थी उनका 1 मिनट भी जाया ना जाए, इसीलिए हर सेंटर पर एनटीए की अपनी घड़ी दीवार पर लगा दी गई है। ये घड़ी जैसे ये सारा करेंगी तो एनटीए का जो घड़ी है वो उसके हिसाब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इसी के हिसाब से एंड होगा। यहाँ पर घड़ी के अनुसार ही परीक्षा स्टार्ट होगी और 1-1 मिनट के अनुसार ये बच्चे अपने पेपर को हल कर सकेंगे। इसमें किसी प्रकार के समय जो है किसी का खराब नहीं होगा। इस परीक्षा में छात्रों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ उपकरण और ईयरफोन ले जाने की मनाही है। इसकी चेकिंग के लिए भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। एग्जाम में गड़बड़ी रोकने की तैयारियां अभूतपूर्व हैं और उन लोगों ने भी अभूतपूर्व तैयारियां कर रखी हैं जो नीट के नाम पर छात्रों को भड़काना चाहते हैं, दुष्प्रचार के जरिए अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। मित्रों, नीट यूजी री एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। नागपुर के एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अबू धाबी स्थित एक भारतीय स्कूल में सेंटर मिलने की शिकायत की। छात्र ने कहा उसका सेंटर अबू धाबी कर दिया गया, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश हुई। आज आपको इसकी सच्चाई भी जाननी चाहिए। पहले आप इस छात्र के पिता की बात सुनिए। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। इस छात्र ने 19 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तब ये गड़बड़ी देखी गई। छात्र के पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में उसका विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं था। इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने भी जोर शोर से उठाया। एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आने और विपक्षी नेताओं के मुद्दा बनाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जांच की। अब एनटीए की तरफ से इसकी सच्चाई बताई गई। एनटीए का कहना है कि नागपुर के छात्र का परीक्षा केंद्र गलती से अबू धाबी नहीं गया। एजेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक परीक्षा के लिए शहर बदलने का अनुरोध छात्र के अपने लॉगिन आईडी से किया गया था। सिस्टम में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अकाउंट में प्रवेश किया हो या कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई हो। यानी एनटीए के अनुसार अबू धाबी परीक्षा केंद्र का चयन और उसी अकाउंट से किया गया जिससे आवेदन भरा गया था। एनटीए इस मामले को सिस्टम की गलती नहीं मान रहा। हालांकि इस छात्र का परीक्षा केंद्र अब नागपुर कर दिया गया है, वो अब आसानी से परीक्षा दे पाएगा। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से नीट का पेपर फिर से लीक होने का दावा किया गया। फिलहाल फैक्ट चेक करते हुए एनटीए और पीआईबी ने ऐसे वीडियो को फर्जी बताया है। इस पेपर लीक की गलत जानकारी को भी कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना किसी जांच के शेयर करना शुरू कर दिया। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीट परीक्षा को लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं। एनटीए ने छात्रों से अपील की है, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें, सिर्फ एनटीए द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज से भी अपील की गई है कि वो छात्रों को शांत रखें और अपुष्ट जानकारी साझा ना करें। हम भी आज सभी छात्रों से यही अपील करते हैं, भ्रामक और अपुष्ट जानकारियों पर ध्यान ना दें और कल होने वाली परीक्षा को शांत मन से लेकर अच्छे अंक लाने की तैयारी करें। कोलकाता में देश की सैन्य और योग शक्ति दोनों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में योग करेंगे। यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी बंगाल की धरती से योग दिवस मनाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना के एक अहम आयोजन में शामिल होंगे। यह आयोजन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर होगा, जहां पीएम मोदी नौसेना के 3 नए युद्धपोतों को कमीशन करेंगे। इस सेरेमनी में भारतीय नेवी को जो पहला युद्धपोत मिलेगा उसका नाम है IS दूनागिरी, एक युद्धपोत जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है।
ब्रह्मोस के साथ साथ इस युद्धपोत पर अब 32 बराक मिसाइल भी तैनात रहेंगी। बराक समुद्र से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। नेवी को जो दूसरा जहाज मिलेगा उसका नाम INS अग्रे है। ये एक एंटी सबमरीन जहाज है, यानी ये समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला करने वाला जहाज है। इस आयोजन में जो तीसरा जहाज कमीशन होगा उसका नाम है INS संशोधक। ये समुद्र में सर्वे करने वाला जहाज है। ऐसे जहाजों से नौसेना समुद्र की परिस्थितियों का आकलन करके अपनी रणनीति तैयार करती है। यानी कोलकाता का यह आयोजन नौसेना को अलग अलग किस्म की भूमिका निभाने वाले युद्धपोतों से लैस करेगा। नौसेना को युद्धपोतों की सौगात देने से पहले पीएम मोदी योग दिवस में हिस्सा लेंगे। आज जब प्रधानमंत्री ने बंगाल की धरती से लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने बंगाल के योग संबंध के बारे में भी बताया। मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें। बंगाल की धरती और योग का संबंध आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। अब हम आपको बंगाल और योग के इसी संबंध से जुड़ा इतिहास बताने जा रहे हैं। लिखित इतिहास में बंगाल के अंदर योग परंपराओं का पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध वज्रयान योग परंपरा का उदय हुआ था। इन यौगिक क्रियाओं में सांस को बढ़ाने और ऊर्जा जागृत करने पर महत्व दिया जाता था। 9वीं शताब्दी में बंगाल के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा। नाथ संप्रदाय ने हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज जो नेति, कपालभाति या प्राणायाम हम करते हैं, ये सभी हठ योग की मूल क्रियाओं का हिस्सा थे। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बंगाल में काया साधना की परंपरा आगे बढ़ी। काया साधना का उद्देश्य यौगिक आसनों के जरिए शरीर में कुंडलनी जागृत करना था। अब से कुछ ही घंटों बाद बंगाल की धरती पर योग की इसी परंपरा को पीएम मोदी आगे बढ़ाएंगे। योग दिवस के अवसर पर बंगाल के अलग अलग शहरों, कस्बों में भी योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कोलकाता की जिस रेड रोड पर पीएम और 30,000 से ज्यादा बंगालवासी योग करेंगे, वहां कैसी तैयारियां हैं, ये आपको रेड रोड से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस पर कोलकाता में होने वाला है पश्चिम बंगाल में योग दिवस, जहां पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे मिनिस्टर भी मौजूद होंगे और दूसरी तरफ बहुत सारे वीआईपी भी पार्टिसिपेट करेंगे योग दिवस पे। कोलकाता की रेड रोड पे इसका इंतजाम किया गया है। आखिरी चरण का तैयारी चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये एग्जिट गेट है, एंट्री गेट सामने से है। जो वीआईपी आएंगे सामने से आएंगे और बहुत सरकार का मानना है कि आंध्र प्रदेश की तरह इस बार कोलकाता में जो होने वाला है, ये इसमें लाखों लाखों लोग की भीड़ होगा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री और वीआईपी और अदर्स मिनिस्टर का सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए अलग से इंतजाम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका नाम आते ही गरीबी, संघर्ष या राजनीति की तस्वीर उभरती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने चमचमाती यॉट्स, लग्जरी कारें, कैसीनो, फैशन और अरबपतियों की दुनिया घूमने लगती है। महज 2 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश इतना अमीर है कि दुनिया में प्रति व्यक्ति संपत्ति के मामले में मोनाको पहले नंबर पर आता है। मोनाको की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,88,000 अमेरिकी डॉलर है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो यह करीब 2.4 यानी कि 2,40,00,000 रुपए सालाना है। मोनाको वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। एक ऐसा देश जहां बाहर के लोगों और कंपनियों को अपना पैसा रखने पर ना के बराबर या 0 टैक्स देना पड़ता है। मोनाको के बैंक वहां पैसा रखने वालों की जानकारी को बेहद गोपनीय रखते हैं, जिससे दूसरे देशों की सरकारों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति ने वहां कितना पैसा छुपाया है। फ्रांस के नीस शहर के किनारे बसा मोनाको आखिर कैसे बन गया अमीरों का पसंदीदा ठिकाना, आपको मोनाको में मौजूद हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का यह वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। समंदर के नीले पानी पर तैरती करोड़ों अरबों की यॉट्स, पहाड़ों की गोद में बसे शानदार महल, पहली नजर में ये किसी फिल्म का सेट लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। ये है
मोनाको। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, लेकिन दौलत और शोहरत के मामले में इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये जो है पुराना मोनाको है और इस जो पहाड़ी आपको दिख रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इसी जगह पर ऊपर जो है राजा का जो यहाँ के किंग हैं उनका महल भी जो है बना हुआ है। मोनाको का नया हिस्सा और बाद में ये जो है मोंटे कार्लो, ये वाला हिस्सा जो है मोंटे कार्लो कहते हैं। मेरे ठीक पीछे जो है ये मोनाको का सबसे बड़ा कैसीनो है जो मेरे ठीक पीछे नज़र आ रहा है, और बहुत सारे कैसीनो इस जगह पर मौजूद हैं। मोनाको में दौलत सिर्फ बैंक खातों में नहीं दिखती, यहाँ दौलत समंदर की लहरों पर तैरती हुई नजर आती है। मोनाको का हर बंदरगाह दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पार्किंग जोन लगता है। मोनाको में देखिए जो लग्जरी यॉट जिसके लिए ये जाना जाता है दुनिया भर में, वो इस जगह पर नज़र आ रही हैं। आप देखिए एक से एक आपको यहाँ पर जो है लग्जरी यॉट दिख रही हैं। इसमें छोटी छोटी बड़ी, काफ़ी बड़ी, और उस चारों तरफ इन पर जो है आपको टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं, और एक बड़ा तबका है जो दुनिया के टूरिस्टों का, वो इन्हीं लग्जरी यॉट की सवारी करने, इनको एंजॉय करने इस जगह आता है। मोनाको की पहचान सिर्फ यॉट्स तक नहीं, यहाँ का मोंटे कार्लो कैसीनो दुनिया भर में मशहूर है। फार्मूला 1 की सबसे प्रतिष्ठित रेस मोनाको ग्रां प्री यहीं आयोजित होती है, और फैशन, लग्जरी और लाइफस्टाइल की दुनिया में मोनाको का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। लेकिन इतनी दौलत के बीच सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा, और मोनाको इस मामले में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। हम यहाँ यॉट्स देखने आए हैं। हमने फॉर्मूला 1 ट्रैक पर ड्राइव किया है और अब हम कसिनो देखने जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के इस लग्जरी ठिकाने में भारत का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ भी लोग भारतीय संस्कृति, खान पान और पर्यटन स्थलों से प्रभावित हैं। बहुत सारे भारतीय टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने आते हैं। They come every year. So you know about India? Yes, I know about India. Yes. मैं भी एक बार भारत जरूर जाना चाहूँगा। ये वो देश है जहाँ समंदर के किनारे खड़ी हर यॉट एक कहानी कहती है, हर इमारत दौलत का पता बताती है, और हर आने वाला शख्स इस बात को महसूस करता है कि देश का आकार नहीं, पहचान मायने रखती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मोनाको। डीएनए में आज का संदेश। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय हर सुबह आपके दरवाजे पर 24 घंटे रखकर चला जाता है। अब यह आप पर निर्भर है कि उन 24 स्वर्णिम घंटों को भटकाव में खोते हैं या लक्ष्य में निवेश करते हैं।